नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस के विला में फ्रांस आए हुए हर्ष और अनाया को 2 दिन हो चुके थे और ये 2 दिन उन दोनों की जिंदगी में ही काफी सुकून से बीत रहे थे। वह बाहर से इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, किस जगह पर क्या हो रहा है और कौन सी चीज किस तरह से चल रही है। उस बीच हर्षवर्धन ने अपनी अंडरवर्ल्ड की मीटिंग भी कर ली थी। वैसे भी वह कोई बड़ी चीज नहीं थी, वह बस उनसे मिलना चाहते थे और कुछ चीजों पर डिस्कशन करना चाहते थे। अब बात सिर्फ वहां के अंदरूनी गवर्नमेंट मसलों की थी। इस बीच काफी बार रॉयल किंग के लोगों ने हर्षवर्धन को कांटेक्ट करने की कोशिश की। हालांकि किंग दिखा नहीं रहा था, लेकिन वह अंदर से बौखला रहा था क्योंकि उसके कई बेटों ने हर्षवर्धन से मिलने की कोशिश की। यहाँ तक कि उसने हर्षवर्धन को मिलने के लिए गिफ्ट भी भिजवाए। लेकिन बेला की टीम इतनी ज्यादा कैपेबल थी कि वह पहले ही इस बारे में पता कर लेती थी और दूसरी ओर रजत को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। सच में कोई जनरल बीमार था या फिर सिचुएशन कुछ और थी। हर रोज की तरह आज भी आम सा दिन था। अनाया और हर्षवर्धन आराम से बैठे हुए थे। आजकल अनाया कुछ ज्यादा ही थकी हुई रहती थी। वह हर्षवर्धन की गोद में सिर टिकाकर बैठी हुई थी और फ्रांस में कुछ ठंडा माहौल चल रहा था। अनाया की प्रेगनेंसी की वजह से हर्षवर्धन ने पहले ही सभी सोफे बदलवा दिए थे। वह काफी कंफर्टेबल और किसी बैग की तरह थे। अनाया आराम से सो सकती थी, वही हर्षवर्धन अपनी बीवी का सिर सहला रहा था। तभी अनाया धीमे से बोली, हर्ष मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है। हर्षवर्धन उसे देखते हुए बोला, बीवी चलो मैं तुम्हें कमरे में ले जाता हूँ, वहां तुम आराम से रेस्ट कर सकती हो। ये सुनकर अनाया मुंह बिगाड़ते हुए बोली, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती और मुझे पता है तुम मुझे वहां सुलाने के बाद तुरंत निकल जाओगे। खबरदार मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन हल्का सा हंसते हुए उसके माथे पर किस करके बोला, अभी भी तुम कुछ ज्यादा ही नटखट हो रही हो। ठीक है बाबा, तुम यहीं पर सो जाओ। फिर वह पीछे खड़े हुए नौकर से बोला, जय जाकर मैडम के लिए कुछ ब्लैंकेट लेकर आओ। नौकर तुरंत लेकर आती है। हर्षवर्धन प्यार से अपनी बीवी को ब्लैंकेट से ढकते हुए बोला, अब ठीक है। तो अनाया भी मुस्कुराकर बोले, अब बिल्कुल ठीक है। इस वक्त अनाया बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। एक तो वह प्रेगनेंसी की वजह से ढीले ढाले और फर वाले कपड़े पहनती थी, ऊपर से वैसा ही व्हाइट कलर का ब्लैंकेट ओढ़ा था, जिस वजह से वो अभी किसी सफेद बर्फीले भालू की तरह नजर आ रही थी, जो पूरी तरह से सफेद बर्फ में छुपा हुआ हो। लेकिन उसका चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखकर हर्षवर्धन उसके होठों पर जोर की किस करते हुए बोला, बीवी तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो। तुम्हें पता है इस वक्त मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। वही उसकी बात सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। वह अपने होठों को सहलाते हुए बोली, तुम एकदम बेस्ट हो। और मैंने कब तुम्हें सेड्यूस किया, मैं तो आराम से सो रही हूँ। इतना बोलकर वह ब्लैंकेट सर पर उठाते हुए बोली, अब मैं तुम्हें देखूंगी ही नहीं, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। इतना बोलकर वह उसकी कमर को कसकर पकड़ लेती है और सो जाती है। हर्षवर्धन को सच में अपनी बीवी इस वक्त कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही थी, क्योंकि वह उसे नाराज होकर उसे ही लिपट कर सो रही थी। वह उसका सर सहलाते हुए कुछ फाइल पढ़ रहा था। तभी कुछ गार्ड्स अंदर आए। उनके पीछे पीछे कुछ और लोग भी थे। सबसे आगे रजत था, जो पीछे आ रहे लोगों को रोक रहा था। वही हर्षवर्धन की नजरें भी उस ओर चली गई और वहां खड़े लोगों को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। हर्षवर्धन जो काफी खुश मूड में था, उसका ऑरा तुरंत ही खतरनाक हो गया और अनाया जो उसकी गोद में अभी भी लेटी हुई थी, वह ऐसे ही सोती रही। उसने खड़े होने की मेहनत नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अभी कोई भी उसे हर्षवर्धन के साथ देखे। वह समझ गई थी कि अंदर आने वाले लोग जरूर रॉयल फैमिली से होंगे, वरना हर्षवर्धन की इजाजत के बिना उसके मेंशन में घुसने किसी की भी औकात से बाहर था। वही हर्षवर्धन वहां खड़े लोगों को देखते हुए रजत से बोला, जाने दो, उन्हें अंदर आने दो। अंदर आने वाले लोग कोई और नहीं, एक प्रिंसेस डायना और दूसरा था क्राउन प्रिंस विलियम, जिनके साथ कुछ और लोग भी थे, जिनके हाथ में कुछ गिफ्ट बॉक्स थे। हालांकि गार्ड्स को तो पहले ही बाहर रोक दिया गया था। हर्षवर्धन भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं था, वह रॉयल गार्डन को अंदर नहीं आने दे सकते थे। हर्षवर्धन को देखकर डायना के चेहरे पर तो 440 वोल्ट की स्माइल आ गई। उसने एक नज़र ऊपर से नीचे तक हर्षवर्धन को घूरा। तभी विलियम आगे आते हुए बोला, मिस्टर रावत माफ करना, आपसे बिना इजाजत के मिलने आ गए।
वैसे तो रॉयल किंग के बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन उनके कुछ ही बच्चे आधिकारिक गद्दी के लायक थे, और ऊपर से तो कुछ नाजायज बच्चे भी थे, जिनको रॉयल फैमिली की हिस्ट्री बुक में जगह नहीं मिली थी। वह रॉयल गद्दी के लिए मुकाबला नहीं कर सकते थे। अभी के वक्त में विलियम किंग का सबसे चहीता बेटा था, और वह चाहते थे कि विलियम ही गद्दी पर बैठे। लेकिन एक और ऐसा बेटा था जिसका सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही थी, और वह गद्दी के लायक नहीं था। वह प्रिंस चार्ल्स था, जिसने बहुत सारे रॉयल मेंबर की मंजूरी हासिल कर ली थी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी उसका साथ दे रही थी। वही हर्षवर्धन उन्हें देखते हुए बिना इमोशन के बोले, मिस्टर विलियम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी डायना आगे आई और शर्माते हुए हर्षवर्धन को देखकर ग्रिट करते हुए बोली, मिस्टर रावत, हम पहली बार मिल रहे हैं। तभी हर्षवर्धन अपनी खतरनाक नजरों से उसे देखते हुए बोला, तुम कौन हो? वही यह सवाल सुनकर डायना का चेहरा काला पड़ गया। भला वह फ्रांस की प्रिंसेस थी, उसे भला कौन नहीं जानता। लेकिन विलियम अभी भी शांत खड़ा था। जाहिर सी बात है, उसे बहुत अच्छे से पता था कि हर्षवर्धन कैसा इंसान है। वह आगे आया और डायना की ओर इशारा करते हुए बोला, यह मेरी बहन है, हम दोनों ही आपसे मिलने आए हैं। हर्षवर्धन ने डायना को ग्रीट करने की जहमत नहीं उठाई, बस सिर हिला दिया। वही डायना को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पूरे फ्रांस में उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, यहाँ तक कि वह अगर किसी दूसरे देश में चली गई तो वहाँ पर भी उसे बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती थी, और आदमी उसे एडमायर नज़रों से देखते थे। आखिरकार वह एक रॉयल प्रिंसेस थी। उसके एडिटर बहुत अच्छे थे, उसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली थी, वह हर चीज़ में बहुत अच्छी थी। चाहे फिर वह पियानो हो, हॉर्स राइडिंग हो, या फिर कोई और चीज़ हो, उसे हर चीज़ की ट्रेनिंग मिली हुई थी। लेकिन यहाँ पर हर्षवर्धन ने उसे इस तरह से इग्नोर किया, जैसे वह सामने एग्जिस्ट ही ना करती हो। ये बात प्रिंसेस की ईगो पर लगी। वह आगे आए और शर्माते हुए बोली, मिस्टर रावत, हम आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे। ये सारी फ्रांस की स्पेशलिटी है। इतना बोलकर वह पीछे खड़े नौकरों की ओर इशारा करती है। वहीं अनाया उसकी आवाज़ सुनकर ही समझ गई कि वह हर्षवर्धन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। उसे गुस्सा आ रहा था। उसने तुरंत हर्षवर्धन की कमर पर चुटकी काट ली। ऐसा होते ही हर्षवर्धन ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि सच में अनाया ने इस बार नरमी नहीं दिखाई थी। तभी हर्षवर्धन उन दोनों को देखते हुए बोला, तुम लोग बैठो, बताओ बात क्या है, इस तरह से मिलने आने की वजह क्या है। जैसे ही वह लोग हर्षवर्धन के सामने बैठे, उन लोगों ने हर्षवर्धन की गोद में किसी को सोता हुआ देख लिया। ये देखते ही उन दोनों की ही आंखें छोटी हो गई। वही डायना को तो गुस्सा रहा था। हर्षवर्धन, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह भी अपनी खतरनाक नजरों से उन दोनों भाई बहन को देख रहा था। हालांकि वह भी रॉयल किड्स थे, इसीलिए उन्हें इतने प्रेशर की आदत थी, लेकिन हर्षवर्धन का दबाव कुछ ज्यादा ही था। डायना पहले तो हर्षवर्धन को खुद से नीचे समझती थी, क्योंकि वह कोई रॉयल फैमिली से नहीं आता था। लेकिन हर्षवर्धन को देखकर ही वह समझ गई कि वह कोई मामूली इंसान नहीं है। उसके पिता भी हर्षवर्धन से हल्का सा डरते थे। उसके पास इतनी ज्यादा पावर थी। पहले पहले डायना को लगता था कि शायद वह सब बकवास कर रहे हैं, लेकिन अब वह हर्षवर्धन की ओर देखकर ही समझ गई थी कि हर्षवर्धन आसान इंसान नहीं है, और वह उसकी ओर अट्रैक्ट भी हो रही थी, और शायद उनका मकसद भी यही था। यही वजह थी कि विलियम अपने साथ अपनी बहन को लाया था, क्योंकि किंग को बहुत अच्छे से पता था कि हर्षवर्धन इस वक्त उनका साथ नहीं देने वाला। लेकिन अगर वह डायना के साथ रिलेशन में आ जाए और उसे शादी करने के लिए मान जाए, तो हर्षवर्धन को उसका साथ देना ही पड़ेगा, फिर चाहे उसके लिए उसे डायना की शादी किसी रॉयल फैमिली की जगह किसी आम परिवार में ही क्यों ना करनी पड़े। हालांकि रावत खानदान आम परिवार तो नहीं कह सकते थे। इस वक्त उनका रुतबा किसी भी रॉयल खानदान से ऊंचा था। फर्क सिर्फ इतना था कि रॉयल खानदान अपने पूर्वजों की जायदाद पर जिता था, और रावत परिवार अपनी मेहनत से खड़ा हुआ था और इतनी ऊंचाई पर पहुंचा था। तभी डायना से रहा नहीं गया, तो वह क्यूरियोसिटी में पहुंचती है, वो न मिस्टर रावत, आपकी गोद में कौन सोया हुआ है? इस सवाल का जवाब तो विलियम भी जानना चाहता था, क्योंकि वह सच में चाहता था कि डायना और हर्षवर्धन साथ आ जाए। वही हर्षवर्धन जिसे उन लोगों की आंखों में लालच नजर आ गया था, और उसने देख लिया था कि किस तरह से डायना उसे ताड़ रही है। वह अनाया का सर सहलाते हुए बोला, मुझे लगता है कि मेरे पर्सनल लाइफ से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए आप ये बताएं कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ।
वही यह बात हर्षवर्धन ने कितने प्रोटेक्टिव अंदाज में कही थी, जैसे उसकी गोद में सोई हुई इंसान उसके लिए उसकी दुनिया हो। ये बात डायना और विलियम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन दोनों ने ही एक दूसरे को देखा। फिर आराम से हर्षवर्धन को देखते हुए विलियम बोला, ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर रावत, हम बस आपसे मिलने आए थे और रॉयल फैमिली में एक फॉर्मल डिनर का इनविटेशन लेकर आए थे। यह इनविटेशन किंग की ओर से है। वही यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि पहले ही हर्षवर्धन की नज़रों में फ्रांस के किंग की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन वो अगर यह इनविटेशन ठुकरा देता तो वह खुले तौर पर उसे दुश्मनी करता। ये सुनकर हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोली, ठीक है मैं आ जाऊंगा। वही यह सुनकर कि वो उसी के साथ फिर से अपने साथ लेकर, उन दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। जाहिर सुबह बात है, उन्होंने जानबूझकर किंग का जिक्र किया था, वरना वह जानते थे कि विलियम और डायना कुछ भी करके हर्षवर्धन को फुसलाने के लिए नहीं मान सकते थे। कहीं ना कहीं यह उनकी सेर थी। वह चाहते थे कि हर्षवर्धन पहले साहब और यह बात गवर्नमेंट को भी पता चल जाए, जिस वजह से गवर्नमेंट पर भी प्रेशर बने लगा और वह लोग किंग के खिलाफ जाना बंद कर दे। और दूसरा उनका मोती था कि वह हर्षवर्धन को डायना से शादी करने के लिए मना लो। उनको लग रहा था कि अगर किंग ये बात कहेगा तो हर्षवर्धन डायना से शादी करने के लिए मना नहीं कर पाएगा। आखिरकार रॉयल प्रिंसेस से शादी करने के लिए कोई भी हम परिवार कुछ भी कर सकता था। यहाँ तो रॉयल किंग खुद सामने से चलकर यह मौका दे रहा था। क्या रॉयल फैमिली का काला सच आएगा बाहर? फ्रांस के विला में अब तक आप लोगों ने सुना कि डायना और विलियम हर्षवर्धन को पहले फॉर्मल डिनर का इनविटेशन भेजते हैं और किंग के नाम पर हर्षवर्धन पर प्रेशर बनाते हैं। उसके बाद हर्षवर्धन भी वहां जाने के लिए मान जाता है और उन लोगों के जाने के बाद अनाया जो हर्षवर्धन की गोद में लेटी हुई थी, वह खड़ी हुई इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वह हर्षवर्धन को बिना देखे दरवाजे की ओर देखते हुए कड़क आवाज में बोली, हर्ष लगता है कि कोई ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। उसे उसकी औकात दिखाने की जरूरत है। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें प्रेशराइज करने की? वही यह सुनकर हर्षवर्धन को हल्की सी हंसी आ गई, क्योंकि अनाया इतने स्मार्ट थी। फ्रांस के किंग के इरादे उसने बहुत अच्छे से समझ लिए थे। हर्षवर्धन उसे शांत करवाते हुए बोला, बीवी शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। वैसे भी वह बस ख्वाब देख सकता है, मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। ये बस उसकी छोटी मोटी चाल है और मैं कोई भी परेशानी नहीं चाहती, इसीलिए मैंने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट किया। वही यह सुनकर अनाया को अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह गहरी आवाज में बोली, अग्रणीय नहीं आती तो ये सब कुछ नहीं होता और तुम भी यहाँ नहीं आते। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, नहीं मुझे लगता है इन सब के पीछे कोई और भी राज छुपा हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में मेरे लोगों ने दादी माँ को फॉरेन में किसी के साथ कांटेक्ट करते हुए देखा है। वही यह सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। वह उसे घूरते हुए बोली, क्या तुम यही वजह से मेरे साथ आए हो? तो हर्षवर्धन उसे किस करते हुए बोला, बीवी तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आया हूँ? ये सुनकर अनाया को गुस्सा आया। वो तुरंत उसके गाल पर काटते हुए कहा, बदमाश मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर हर्षवर्धन उसे अपने गोद में बिठाते हुए बोला, अब शांत हो जाओ, देखते हैं कौन सी बातें छुपी हुई है। तभी सेक्रेटरी रजत अंदर आया और सर झुकाते हुए बोला, बॉस फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का फोन है, वह आपसे बात करना चाहते हैं, क्या आप उनसे बात करने के लिए तैयार है? ये सुनकर हर्षवर्धन भी समझ गया कि विलियम की मुलाकात के बारे में प्रेसिडेंट को पता चल गया है। हर्षवर्धन हमें सिर हिलाता है तो रजत फोन आगे कर देता है। हर्षवर्धन फोन को स्पीकर पर रखते हुए बोला, मिस्टर प्रेसिडेंट कहिए आपने मुझे कैसे याद किया? सामने से फ्रांस के प्रेसिडेंट बोले, मिस्टर रावत क्यों ना हम एक मीटिंग करें? मैंने पहले भी अपॉइंटमेंट के लिए कहा था लेकिन आप कुछ बिजी थे। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, ठीक है आज शाम को डिनर साथ करते हैं मेरे विला पर। दरअसल ये बात हर्षवर्धन ने इसीलिए कही थी ताकि प्रेसिडेंट को अजीब ना लगे, क्योंकि उसे पता था उसके विला पर पहले ही रॉयल फैमिली की नज़र है। अगर प्रेसिडेंट यहाँ आए तो उन्हें पता चल जाएगा। इस चीज से एक साथ दो चीज निपट जाएगी। ऊपर से किंग को जो भ्रम हो रहा था कि वह हर्षवर्धन को अपने पक्ष में कर सकता है, वह भ्रम टूट जाएगा और दूसरा प्रेसिडेंट से बात करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बाहर हर वक्त प्रेसिडेंट पर भी नज़र रखी जा रही थी और वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हर्षवर्धन की जगह सबसे महफूज जगह थी।
इसलिए प्रेसिडेंट ने भी हामी भर दी। रॉयल पैलेस में दूसरी ओर जैसे ही प्रिंस विलियम वापस पहले पहुंचा, उसने अपने पिता लुईस से बात की। जो कुछ भी हर्षवर्धन के विल पर हुआ उस बारे में। वही पूरी बात सुनने के बाद लुईस भी गुस्से में बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज तक हमने कभी नहीं सुना कि हर्षवर्धन की कोई साथी है। वही यह सुनकर प्रिंसेस डायना भी गुस्से में बोली, लगता तो यही है कि वह उसके लिए काफी पजेसिव है और उसे काफी लाड प्यार करता है। वही यह सुनकर पास खड़ी हुई क्वीन मेरी घमंड भरी आवाज में बोली, तो क्या हुआ? वह वैसे भी आम लड़की है, उसका मुकाबला प्रिंसेस डायना के साथ नहीं हो सकता है। एक बार आप उनसे बात करके देखो। वैसे भी एक आम खानदान का रॉयल खानदान के साथ जुड़ना ही बड़ी बात है। उसके लिए यह प्राइड की बात होनी चाहिए। दरअसल क्वीन मेरी एक रॉयल खानदान से आई थी और उसके लिए आम परिवार किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं था। वह बस दुनिया को दिखाने के लिए ही अच्छी थी। जैसे हर रॉयल बच्चा बिगड़ा हुआ होता है, वह भी बिल्कुल वैसी ही थे। उनकी नज़रों में उनका बच्चा और उनका स्टेटस ही सब कुछ था। इसलिए वह हर्षवर्धन को भी कोई महान नहीं समझती थी। तभी किंग लुईस गुस्से में बोला, क्वीन यहाँ पर तो आपने यह बात कर ली, लेकिन मिस्टर रावत के सामने ऐसी बकवास मत करना। भले ही आपकी नज़रों में रॉयल ब्लड ही सब कुछ है और रॉयल खानदान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब हर देश में अपने अपने ताकतवर लोग हैं और मिस्टर रावत कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको हम नाराज कर सके। कहने को तो वह एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वह दुनिया के टॉप 5 बिजनेसमैन में आते हैं और उसमें भी वह नंबर 1 पर ही आते हैं। बस वह खुद को हमेशा ही इन सब से बाहर रखते हैं। वही यह सुनकर क्वीन मेरी थोड़ी सी डर गई। जाहिर सी बात है, उसका नेचर ही ऐसा था। ताकतवर के आगे झुको और कमजोरों को अपने पैरों तले कुचल दो। तभी प्रिंसेस डायना भी घमंड मेरी आवाज में बोली, तो क्या हुआ? हर्षवर्धन है तो एक आम परिवार से ही, और उसे तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम उसे अपने परिवार में शामिल कर रहे हैं और उसको एक रॉयल रुतबा दे रहे हैं। ये सुनकर सच में किंग को अपनी बेटी और बीवी पर गुस्सा आने लगा। वह अभी भी बात की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए किंग लुईस अपनी बेटी को घूरते हुए बोला, कोई बेवकूफ़ी मत करना उस दिन, क्योंकि अगर मिस्टर रावत नाराज हुए तो शायद इसका खामियाजा हमारे पूरे खानदान को भुगतना पड़ सकता है। भले ही हम फ्रांस में ताकतवर है, लेकिन मिस्टर रावत के पास इतनी ताकत है कि वह किसी भी देश के प्रेसिडेंट को अपने इशारों पर नचा सकता है। इसका मतलब वह पूरी दुनिया की आधी से भी कंट्री को अपनी इच्छा मुताबिक चला सकता था। हालांकि यह पावर डायना को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। अब तो उसे हर्षवर्धन में और भी इंटरेस्ट आ रहा था और उसने तो दिल ही दिल में ये डिसाइड भी कर लिया था कि हर्षवर्धन उसका पति बनेगा और वो उस पर हक भी जताने लगी थी, जिसे हर्षवर्धन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया हो। तभी प्रिंस विलियम बोला, लेकिन डैड यह इतना आसान नहीं। भले ही रॉयल फैमिली में एक से ज़्यादा औरतें रखते हो, लेकिन आम फैमिली में ऐसा नहीं हो सकता। वैसे किंग की भी कई सारी औरतों के साथ संबंध थे और उसके कई सारे बच्चे थे, लेकिन क्वीन सिर्फ एक ही थी मेरी। लेकिन आम फैमिली में ऐसा नहीं होता। वह सिर्फ एक ही लड़की को अपनी वाइफ समझेगा और इस वक्त हमारा मिस्टर रावत के लिए डायना को मनाना मुश्किल होने वाला है। किंग को भी यह बात सही लगी। तभी किंग डायना को घूरते हुए बोला, दिन के दिन मिस्टर रावत को इम्प्रेस करने की कोशिश करना और उनके सामने बिना वजह घमंड मत दिखाना। हालांकि डायना को पसंद तो नहीं आया, लेकिन उसने अपने डैड की बात मान ली। फिर वह अपनी बीवी को देखते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हारी नज़रों में भी मिस्टर रावत की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये बात सिर्फ अपने दिल तक रखना, क्योंकि उनके पास इतनी पावर है जितनी मेरे पास भी नहीं है। इसलिए उस दिन कोई बकवास मत करना। इतना बोलकर वो वहां से चले गए। पीछे क्वीन और डायना को गुस्से में छोड़ गए। रात को डिनर के वक्त वही हर्षवर्धन के घर पर डिनर के लिए तैयारी हो चुकी थी। प्रेसिडेंट घर आने वाले थे तो वहां की सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी थी और एक शाही दावत की तैयारी की गई थी। खाने में क्वालिटी की बहुत अच्छे से देखभाल की गई थी। हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव थी, जैसे कोई ऑफिशियल बैंक्वेट हो। वक्त पर प्रेसिडेंट भी आ चुके थे और उनके साथ कुछ खास लोग भी आए थे जो गवर्नमेंट में हाई पोस्ट पर थे। उनके साथ उनकी सिक्योरिटी भी आई थी जो बाहर ही रुकी हुई थी। प्रेसिडेंट के आते ही हर्षवर्धन ने खुद उन्हें ग्रिट किया और उनके साथ बातें की। थोड़ी ही देर में उन लोगों का डिनर लगा दिया गया और वह डाइनिंग टेबल पर चले गए।
तभी रॉबर्ट सुजुका खाने की प्लेट लेकर अंदर जाने लगी। ये देखकर हर्षवर्धन उसे रोकते हुए बोला, क्या हुआ, मैडम ने खाना खा लिया? यह कोई और नहीं रोबोट शिजुका थी। रोबोट सुजुका सर झुकाकर बोली, नहीं बॉस, मैडम का कुछ खाने का दिन नहीं कर रहा है। दरअसल 2 दिन से अनाया कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। यह उसके मॉर्निंग सिकनेस की वजह से था और उसे अजीब अजीब चीज खाने की क्रेविंग हो रही थी। लेकिन हर्षवर्धन ने उसे स्ट्रिक्ट फूड डाइट पर रखा था। उसकी हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आज भी अनाया नखरे दिखा रही थी। हर्षवर्धन रोबोट शिजुका को अपने पास बुलाता है और उसके हाथ में पड़ी हुई ट्रे को देखता है और उसमें से एक चम्मच चखते हुए बोला, ये सच में फीका है, ये मैडम नहीं खाएगी, जाओ जाकर उसके लिए कुछ अच्छा बना दो जो उसकी हेल्थ को भी ध्यान में रखें। रोबोट सुजुका तुरंत अंदर चली गई। उसके जाते ही सामने बैठे हुए प्रेसिडेंट मुस्कुराते हुए बोले, मिस्टर रावत, क्या आपने अपने लिए पार्टनर खोजा है? ये सुनते ही हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, यह मेरी पार्टनर ही है। बस बात सिर्फ इतनी है कि आजकल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वह खाने में कुछ ज्यादा ही नखरे दिखाती है। ये सुनकर प्रेसिडेंट को भी हंसी आ गई, क्योंकि वह भी एक वन वुमेन मैन था। उसको भी अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार था। वह समझ सकता था जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो भले ही कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, वह अपने प्यार की रिस्पेक्ट करता है। थोड़ी ही देर में रोबोट शिजुका वापस खाने की ट्रे हर्षवर्धन के सामने लाई। हर्षवर्धन ने सारी चीज खुद रखी, फिर उसमें से कुछ चीज निकालते हुए बोला, ये वह नहीं खाएगी, और डाइनिंग टेबल से कुछ और चटपटी चीज प्लेट पर रखते हुए बोला, इन थोड़ी सी चटपटी चीजों को भी साथ ले जाओ ताकि वह खाना खा ले। वही हर्षवर्धन को अपनी बीवी की इतना केयर करता देखकर प्रेसिडेंट मुस्कुराते हुए बोले, आप सच में अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कभी हम जरूर साथ मिलेंगे। हर्षवर्धन भी समझ गया कि वह अनाया से मिलने का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हर्षवर्धन नहीं चाहता था कि अभी अनाया सबके सामने आए, इसलिए वह बोला, जरूर मौका मिला तो हम साथ में जरूर मिलेंगे, आप भी अपनी वाइफ को साथ लेकर आना। इतना बोलकर उनका फॉर्मल डिनर शुरू हो गया। बीच बीच में वह अभी के हाल के फ्रांस के मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से हर्षवर्धन उनकी कुछ चीजों से सहमत था और कुछ चीजों से नहीं। लेकिन हर्षवर्धन ने ज्यादा दखलंदाजी नहीं की, वह बस बातें कर रहे थे। अभी प्रेसिडेंट का मकसद तो यही था कि हर्षवर्धन उनके साथ दे और राजनीति में भाग लेते हुए प्रिंस चार्ल्स को सपोर्ट करें, ताकि पूरी फ्रांस पर गवर्नमेंट का दबदबा बन जाए और उनकी पकड़ मजबूत हो जाए। जो लोग रॉयल फैमिली के साथ अटैच है और उनके लिए लॉयल है, वह गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, उनके साथ आ जाए। लेकिन हर्षवर्धन उनकी बात से सहमत नहीं था। वह फ्रांस की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता था और प्रेसिडेंट भी जानते थे कि वह उसे मजबूर नहीं कर सकते। क्या नतीजा लाएगी प्रेसिडेंट और हर्षवर्धन की मुलाकात? क्या रॉयल फैमिली की चाल पूरी होगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।